तो सबसे पहले दो तीन चीज़ें समझ लेते हैं। ये है आवेश का संतत वितरण। अब संतत का मतलब क्या होता है? लगातार। संतत का मतलब क्या हो गया? लगातार। जैसे मैं ये आवेश लिखा हूँ ना, तो ये जो आवेश है इसमें चाक के कण लिखे हैं। जैसे मैं इतना बड़ी लाइन खींच दिया, ये लाइन, तो ये चाक के कहाँ से मिलके बना है? कणों से मिलके बना। छोटे छोटे कण ना होंगे चाक के, पाउडर जैसे होंगे। ठीक है। यदि इसको जूम करके देखोगे तो यही चीज़ कैसे दिखने लगेगी? अलग अलग। जैसे आपके गाल हैं तभी चिकने चिकने हैं, और इसमें देख मैं बोलूँ कि यार इसमें छोटे छोटे छेद हैं, दिखाओ, तो ऐसे ना दिखेगा। लेकिन जब आप इसको थोड़ा थोड़ा क्या करोगे, जूम करोगे, तो वो भाग भी क्या होने लगता है? दिखने लगता है। मतलब यदि कोई चीज़ पास पास होती है तो वो लगातार दिखती है। जैसे दरी छोटे छोटे धागों से मिलके बनी है, या ये शर्ट थोड़े थोड़े धागों से। क्या धागे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? यहाँ नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि ये कैसे हैं? पास पास हैं। ठीक है। जैसे आप और आपकी फ़ोटो हो, छोटी फ़ोटो, तो फ़ोटो जो है आपसे ज़्यादा सुंदर दिखती है। वजह क्या है यार? वजह ये है कि वो छोटे भाग में दिखती है, तो जो कण होंगे वो कैसे कैसे आ गए? पास पास। इसलिए हमको उसमें दूरी नहीं पता चलती है, तो फ़ोटो कैसी दिखती है? सुंदर दिखने लगती है। ठीक है। तो यही हाल यहाँ पर भी है। आवेश का सतत वितरण का मतलब यही है कि आवेश लगातार वितरित होते हैं। उनके छोटे छोटे कणों को अलग करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। प्रत्येक आवेश छोटा कण होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। आवेश का मान जो है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन एक छोटा कण है, तो कण हमको अलग अलग दिखाई देना चाहिए, लेकिन वही पास पास हो तो हमको दिखाई नहीं देता है। मान लो कहीं पर 1000 लोगों को इकट्ठा कर दो, है ना, बिल्कुल पास पास खड़े कर दो, तो जब पास से देखोगे तो सभी अलग अलग दिखाई देंगे, और बहुत दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सब कैसे हैं? इकट्ठे हैं। जैसे आम का पेड़ एक आपके पास रख दिया जाए तो आपको पत्ता दिखेगा, तना दिखेगा, उसमें आम लगा होगा तो आम दिखेगा। अब आप उसको 1 किलोमीटर दूर से देखोगे तो सब हरा हरा दिखेगा, उसमें सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब वो कैसा दिखाई देता है? सतत। सतत का मतलब क्या हो गया? लगातार। ठीक है। तो इसमें जो है 3 तरह के आवेश घनत्व होते हैं जो इसको व्यक्त करते हैं। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, है ना, और इसको दर्शाते हैं लैम्डा से, और इसका सूत्र होता है Q/L। और इसी से परिभाषा बन जाती है। एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है। जो बटे में ना, वैसे जो बटा होता है उसको एकांक बोल देते हैं। बटे में लंबाई है तो लंबाई बोल दिए, और ये आवेश की मात्रा हो गई। तो पहले इस लाइन का नाम लेना है, क्या है ये? एकांक। फिर यहाँ पर लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इस तरह से इसकी परिभाषा बन जाती है। ठीक है। और उसका सूत्र भी लिख देंगे। इसका मात्रक भी बता सकते हो इसी से। इसका मात्रक क्या हो गया? तो ये आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो यहाँ कूलाम लिख दिए बटे, और ये लंबाई का मात्रक मीटर, तो ये हो गया कूलाम प्रति मीटर। इस तरह से इसका मात्रक हो गया। ठीक है। दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको सिग्मा से लिखते हैं, और ये Q/A है। तो यहाँ A का मतलब पृष्ठ है या क्षेत्र है ना। तो यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल में, ये क्षेत्रफल कहला गया, तो क्या बोलेंगे? अब बताओ, परिभाषा खुद बना। एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक। अब इसका मुझे मात्रक निकालना है, तो फिर से बताओ इसका मात्रक। आवेश का मात्रक कूलाम लिख दिए, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर जो होता है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है। इसको दर्शाते हैं, ये रो है, ये रो है, पी जैसे बनता है, लेकिन जब हम पी बनाते हैं तो ऐसा बना देते हैं, डंडा अलग खींचते हैं, इसका पेट अलग बनाते हैं,
है ना। जब रो बनाते हैं तो लाइन माने हाथ नहीं उठाना, ऐसे ही घुमा देना, ये रो बन गया। या फिर उधर से घुमा करके ऐसा बना दो, दिखता पी जैसे, बिना पेन उठाए बनाना है, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या कहलाता है, रो। अब रो को हम क्या बोलेंगे, की, क्यू अपॉन क्या हो गया, भी। भी का मतलब आयतन है यहाँ, तो क्या हो जाएगा बताओ, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन घनत्व, हाँ आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। और इसका मात्रक बताएंगे तो इसका कूलाम, और आयतन का होता है मीटर क्यूब, तो इस तरह से कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। जनरली ये एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन अभी जब हम सवाल करेंगे तो कहीं कहीं ये सूत्र आएंगे, इसलिए जानना जरूरी है। और यदि आ भी गए कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो सूत्र याद करना है, सूत्र से परिभाषा बना देना है, और फिर परिभाषा लिख के सूत्र भी लिखते हैं, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर देना सब लोग, हाँ ठीक। एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसका एसआई मात्रक कूलाम मीटर। फिर इसका हाँ, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, सिग्मा से दर्शाते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं ना, ठीक। फिर एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे रो से दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसको हटा देता हूँ। अब एक बड़े क्वेश्चन में आते हैं। मान लो हमारे पास एक ऐसी तार है जो आवेशित है और बहुत लंबी है, जैसे मान लो बिजली की तार होती है, ठीक है। पूरे संसार में तो उसका जाल बिछा हुआ है, और मैं हर जगह जा जाके उसका आवेश की मात्रा देखूंगा तो थोड़ी ना पता चलेगा, मेरी ज़िंदगी बीत जाएगी, बूढ़ा हो जाऊंगा, इसके बाद भी सारी तार को नहीं देख सकता कि कितना कितना आवेश है। मैं एक बार उमरिया जाऊंगा, फिर गांव जाऊंगा, जहाँ जहाँ तार है उसमें देखते जाऊंगा कि आवेश की मात्रा कितनी है, तो हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ भी आवेश होता है वहाँ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। तो मुझे ये पता करना है कि एक आवेशित तार है, वो भी अनंत लंबाई की, बहुत लंबी तार है, लेकिन कैसी है, आवेशित है। जहां आवेश होगा वहां विद्युत क्षेत्र होगा, तो आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। क्वेश्चन आएगा, अनंत लंबाई की आवेशित तार है, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन किससे निकाले जाते हैं, गॉस के प्रमेय से। तो चलिए सबसे पहले काम करते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है क्या है, अनंत लंबाई की क्या है, आवेशित तार, ठीक है। ऐसी तार है जो कैसी है, आवेशित है ना, के कारण मुझे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि उसके आसपास विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये मुझे निकालना है, ठीक है। और इसी का सीधा सीधा क्वेश्चन बना देता है, आगे लिख देगा, अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करिए, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। और मैं हर क्वेश्चन में, जो बड़े क्वेश्चन है उसमें बताया करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जरूरी है ना। तो इसमें जो जरूरी चीज़ है इसको केवल आपको साइड में लिखना है, परीक्षा में नहीं लिखना है, माने इतना याद रखोगे तभी ये सवाल बनेगा। तो पहला काम ये हो गया कि आपको क्या ध्यान रखना है, चित्र, अभी मैं बनाऊंगा चित्र, ठीक है। दूसरा ये है, अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या सूत्र होता है यार, अब 2-3 दिन से पढ़ रहे हो, हाँ, डी फाई ई डी एस कॉस थीटा, ये दूसरा स्टेप होगा। पहले चित्र बनाएंगे, फिर अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर क्या निकालना है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक है। फिर इसके बाद संपूर्ण का निकालने के बाद हमको लगाना है गॉस प्रमेय। क्या सूत्र होता है गॉस प्रमेय का, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और लास्ट में हमको क्या कर देना है, तुलना। और अभी जब आप लिखे भी होंगे, करे भी होंगे, तो कम से कम ये 2 पन्ने का है। अब 2 पन्ने का काम इतने में सिमट गया है, जैसे आता है ना नोट मेकिंग, नोट बनाने के लिए, इसके नोट्स कहला गए, इतने छोटे कि इसको हम जानेंगे तो सारा कुछ लिख सकते हैं। समझ में आया।
तो इस क्वेश्चन के लिए इतनी चीज़ ज़रूरी है, इतना याद रहेगा तो बड़े आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और हर प्रश्न में 10-5% तैयारी करनी पड़ती है। इतना तैयार करोगे पूरा बन जाएगा। पूरा तैयार करोगे तो गड़बड़ होगा, कम तैयार करोगे तो अच्छा होगा। बस समझना है, इतना याद करना है, बाकी चीज़ें क्या करना है, समझना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखो चित्र बनाना है। तो चित्र में क्या है, ये अनंत लंबाई की आवेशित तार। तो मैं एक तार बना देता हूं यार यहाँ सीधा, ये देखो तार हो गई, ठीक है। अब ये कैसी है, आवेशित है, तो इसके दोनों तरफ में क्या बना देता हूं, आवेश बना दिया। मान लो ये धन आवेशित तार है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो हम गॉस प्रमेय लगाते हैं। गॉस प्रमेय तभी लगता है जब पृष्ठ कैसा हो, बंद हो, आवेश उसके अंदर हो। गॉस प्रमेय कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस सूत्र से परिभाषा बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आवेश है क्या बंद पृष्ठ में है, नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसके चारों तरफ जो है बेलनाकार गॉसी पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। ये बेलन बना लेते हैं ऐसा, ठीक है। ये इसका नाम क्या हो गया यार, कौन सा ये पृष्ठ है, बेलनाकार गॉसी पृष्ठ, ठीक। ये दो चीजें बन गई। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो बेलन है इसमें कितने पृष्ठ होते हैं, कितने भागों से मिलकर के बना होता है। तो देखो कभी मैथ्स में पढ़े होगे बेलन कैसे बनाते हैं, क्या क्या जरूरी होता है। बेलन के लिए जरूरी होता है एक आयत, ठीक है। जैसे मान लो लोग ड्रम हम बनाते हैं ना, तो पहले इस तरह की चादर लेते हैं। ड्रम भी एक क्या है, बेलन है, जिसमें सामान रख लेते हो। लेकिन उसके बनाने के लिए पहले हमको क्या जरूरत पड़ती है, एक सिंपल सी चादर। बस इसको बना दो यार, ये देख लो आयत था ना, अब ये इस तरह से इसको मोड़ के बना दो, ये ठीक है। तो एक इसमें आयत की जरूरत पड़ती है और एक ढक्कन यहाँ लगेगा, एक ढक्कन यहाँ। ये किस आकार का दिख रहा है यार, नहीं ये वाला आकार सामने वाला वृत्त, ये वृत्त और ये वृत्त, इधर भी क्या लगेगा, वृत्त। माने दो वृत्त लगेंगे और एक क्या लगेगा, आयत लगेगा, तब क्या बनता है, बेलन बनता है। ये क्लियर हो गया। तो इसमें यदि मुझे चादर को काट काट के लगाना है तो कितने टुकड़े लगे यार, एक यही टुकड़ा हो गया, ठीक है। इसको ऐसा घुमाए, एक पृष्ठ ये कहला गया, दूसरा यहाँ लगेगा और तीसरा यहाँ लगेगा, तो कितने पृष्ठ हो गए, 3, है ना। तो बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं, 3। कौन कौन से, एक आयताकार होता है और 2 वृत्ताकार होते हैं। लेकिन जब हम इसको ऐसा घुमा देते हैं तब ये आयत नहीं, फिर ये वक्र पृष्ठ कहलाने लगता है। यही आयत जो घूम गया ना, इसको बेलन का क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठ। इतनी लाइन समझ में आ गई। तो चलिए इसी तरह से हम इसमें जान लेते हैं कि इसमें कितने पृष्ठ हो गए, 3। कहीं भी नाम दे देते हैं। मान लो इस पृष्ठ का नाम, ये ऊपर वृत्त वाला है ना, ये ऐसा समझ लो, ये सामने गिलास है तो इसमें देख लेते हैं, ये पूरा दिख रहा है, ठीक है। इसमें कितने पृष्ठ होंगे, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। कितने पृष्ठ हो गए, 3। तो नाम रख देते हैं कि इस वाले पृष्ठ का नाम कितना है, S1, इस वाले पृष्ठ का नाम कितना है, S2 और इस वाले पृष्ठ का नाम कितना है, S3। 3 पृष्ठ हैं। अब इसमें याद भी नहीं करना है यार, चित्र में कहाँ S1 लिखा था, कहाँ S2 लिखा था। आपकी मर्जी, जहाँ मन लिखना हो लिख सकते हो। इसको S1 लिख दो, इसको S2 लिख सकते हो, इसको S3 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो समझ में आया ये 3 पृष्ठ क्यों लिखा, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, ठीक। अब इस सरफेस में छोटे छोटे हम टुकड़े ले लेते हैं जिसको हम ds कहेंगे। जैसे ये S2 है ना, यदि मैं यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा ले लूँ, ये वाला है ना, अब इसका नाम हो जाएगा क्या, DS1। नहीं S2 वाला है ना, ये S2 हो गया। अब यहाँ पर देखना, जैसे ये वृत्त है, इसका मुझको क्षेत्र सदिश चाहिए, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर जो होता है क्षेत्रफल लंब पर होता है। जैसे ये क्षेत्र है तो इस पर लंब खींच देंगे तो इसका यह क्या कहलाया, क्षेत्र सदिश। इसको क्या बोलेंगे, क्षेत्र सदिश। समझ में आया।
तो अब मुझे ये बताओ इसका क्षेत्र सदिश कहाँ की ओर जाएगा, नीचे वाले का, ये ऐसे रख दिया। हाँ, तो इसमें क्या खींचोगे, लंब, लंब कहाँ जाएगा, नीचे, तो इसका क्षेत्र सदिश क्या हो गया, नीचे। तो अब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखूँ बताओ, डंडा कहाँ खींच दूँ इसका, ये लाइन खींच दिया नीचे, नाम क्या हो जाएगा, DS3, और ये हो गया वेक्टर, ये क्षेत्र सदिश हो गया। ठीक है, दो में खींच दी, इसमें भी खींचना है, तो मान लो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं भी खींच देता हूँ, क्या होगा यार इसका, DS1, ये पहले पृष्ठ का है। इस तरह से मान लो यहाँ 2 लिखोगे तो DS2 हो जाएगा, जो लिखोगे उसके हिसाब से हो जाएगा। तो तीनों पृष्ठों में छोटे छोटे टुकड़े ले लिए, इनको क्या बोलेंगे, अल्प पृष्ठ। समझ में आया है? ठीक है, S2 का मतलब पूरा पृष्ठ हो गया, और ये DS2 हो गया माने छोटा सा हिस्सा। अब इसमें मुझे विद्युत क्षेत्र लेना है। तो विद्युत बल रेखाओं का एक गुण पढ़े थे कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो चालक के कैसा होता है, लंबवत होता है। चालक के कैसे होगा, लंबवत। जैसे ये चालक ये कहलाया, जिसमें आवेश है वो क्या कहलाया, चालक। तो चालक यदि हम ऐसा रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, ऐसे होगा कि ऐसे होगा, चालक को ऐसे रखे हो। अब मुझे पता करना है विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र जो होता है चालक के लंबवत होता है। तो मान लो विद्युत क्षेत्र ये बताता है, तो इसको मैं ऐसे रखूं तो विद्युत क्षेत्र होगा कि ऐसे रखूं तो विद्युत क्षेत्र होगा, ऐसे रखें तो ये फिर समांतर ना हो जाएगा। हमको क्या रखना है, लंबवत। ये डस्टर और ये एक दूसरे के क्या रहें, लंबवत रहेंगे, तब विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, इसमें विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, इधर, ये मैं लिख दिया। ठीक है, ये चालक के लंबवत है। इसमें विद्युत क्षेत्र बताओ, चालक ऐसा है, इसका लंबा ऐसे जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, ये इसका क्या कहलाया, विद्युत क्षेत्र कहला गया, है ना। और यहाँ भी ऐसे करेंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ये ऐसे लंबवत, लंब हजारों अरबों लाइन खींच सकते हो, अनंत रेखाएं खींच सकती हो, विद्युत क्षेत्र बताएगा। ठीक, तब ये चित्र बन गया है। इसमें मान लेते हैं कि जो इसकी त्रिज्या है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, R हो गई, और इसकी जो लंबाई है उसको क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। और इसमें जो आवेश का घनत्व है, तो इसमें रेखी वाला लगेगा कि पृष्ठी वाला लगेगा कि आयतन वाला। तार कैसी होती है, रेखा जैसे, है ना। तो इसका जो आवेश घनत्व है लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, Q/L। अभी पढ़े हैं ना, एक आंक लंबाई पर आवेश की मात्रा। ये सारा इस तरह से चित्र को सजा लेना है। ठीक है, तो एक बार मैं हटाता हूँ चित्र को, फिर आप लोग से पूछ के बनाता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद आप करेंगे, क्योंकि चित्र ज़रूरी है। जब ये बन जाएगा तो सारा कुछ बड़ा आसान हो जाएगा। चित्र के बारे में लिखना क्या करूँ सबसे पहले, हाँ क्या लिखूँ, हाँ एक सीधी तार खींच देता हूँ, ये खींच दिया तार। अब क्या करूँ, बोलते जाओ, तेज तेज बोलो। हाँ, इसमें आवेशों को दर्शा दिए। ये कहाँ से मिल गया, प्रश्न से। प्रश्न ही कहता है अनंत लंबाई की आवेशित तार है, तो लंबाई की तार हो गई आवेशित, और आवेश रख दिए। अब क्या करना है, बेलन बना लेना है। तो बेलन बनाने के लिए ऐसा है, दोनों तरफ ऐसे बराबर बराबर दूरी पर लाइन खींच लेंगे। आए नहीं, फिर मुझे लिखना भी है थोड़ा, इसलिए जगह बचा लिया हूँ। ठीक है, हाँ, ये दोनों खींच लिए। अब इसमें इस तरह का दोनों बेलन में ऊपर तो वृत्त जैसी संरचना होती है ना, ये वृत्त जैसे बना दिया। अब क्या करना है, अब बताओ। हाँ, पृष्ठों का नाम ले लेते हैं। इसका नाम क्या ले लूँ, S1। इसका नाम क्या लिख दिया, S2। इसका नाम S3। नाम कहीं भी ले सकते हो, अभी जो लिखे हो उसके हिसाब से ले लिए। अब क्या करूं, बोलो। हाँ, क्षेत्र सदिश लेना है। सब में क्या लेना है, क्षेत्र सदिश। तो इसमें छोटे छोटे हिस्से को ऐसे पोत लेना, मान लो ये बताता है, कहीं भी पोत लेना। अब क्या करूं, यहाँ इसका क्षेत्र सदिश कहाँ रहेगा, ऊपर। ये क्षेत्र सदिश, इसमें क्या लिखूं, DS2, और ये वेक्टर लगा दिया। फिर क्या करूं, चलो नीचे वाले में ले लेते हैं, ये ले लिया। इसमें कहाँ जाएगा, DS3 वाले का है। अब कहाँ ले लूँ, हाँ, ये वक्र पृष्ठ में ले लूँ, ये वाला ले लिया। इसका नाम क्या हो जाएगा, DS1, S1 माने। ठीक है, अच्छा, अब क्या दर्शाना रह गया,
विद्युत क्षेत्र। इसमें विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? इधर की ओर क्यों होगा? हाँ, क्योंकि जो चालक है ऐसा है, तो विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत कहाँ की ओर होगा? इधर की ओर। ठीक है, ऐसा। इसमें विद्युत क्षेत्र इधर ही हो जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र इसी लाइन में कर देता हूं। इसमें विद्युत क्षेत्र इधर होगा। ठीक है। हाँ, अब क्या रह गया? हाँ, इसमें हाँ लेमडा बराबर जो रेखीय आवेश घनत्व होता है ना, लेमडा बराबर क्यू अपॉन एल, कहीं भी अंदर लिख देंगे। फिर हाँ, इसकी लंबाई क्या हो गई? एल हो गई। फिर इसकी त्रिज्या क्या हो गई? आर। इस तरह से चित्र बना लेना। अभी जब आपको करना होगा ये भर लिखा रहेगा, मैं सब कुछ मिटा दूंगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब दूसरा है चित्र के बारे में लिखना। ये स्टेप पूरा हो गया। अब इस स्टेप में आना है, तो चित्र के बारे में हम क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है, तो इसी में आगे लगा देना जो हेडिंग है ना, माना अनंत लंबाई की आवेशित तार है। फिर यहां से जिसका आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल है। ठीक है, लाइन बनाओ। हाँ, आवेशित तार है। ठीक है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल है। ठीक, फिर क्या किया हो? इसके चारों ओर बेलनाकार गॉसी पृष्ठ की रचना करते हैं। इसका नाम क्या है? हाँ, गॉसी पृष्ठ की रचना करते हैं, जिसकी त्रिज्या आर और लंबाई एल है। ये गॉसी पृष्ठ की बात कर देते हैं। ठीक है, इसमें 3 पृष्ठ S1, S2, S3 लेते हैं, है ना। और इसके अल्प पृष्ठ क्या हो जाएंगे? DS2, DS1 और DS3 वेक्टर न लगाओगे। इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक के लंबवत बाहर की ओर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक के लंबवत बाहर की ओर है। तो यहाँ पर तीनों स्थितियों में बना सकते हो कि S2 पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? S3 पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, और S1 पर क्षेत्र सदिश और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के इसमें समांतर हैं, एक दूसरे में एक ही लाइन में जा रहे हैं ना, समांतर हैं। तो अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। चलिए फिर से देख लेते हैं, दोबारा से बोलते हैं। हाँ जी, पहले यहाँ बोलो, माना अनंत लंबाई की आवेशित तार है। ठीक है, फिर इसको नहीं, ये भी बोल देना। हाँ, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल है। ठीक, फिर इसमें इसके चारों तरफ बेलनाकार गॉसी पृष्ठ की रचना करते हैं। हाँ, जिसकी लंबाई एल और त्रिज्या आर है। ये बेलनाकार का हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कि S2 पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के क्षेत्र सदिश नहीं बोलेंगे तो समांतर कहलाएगा। मैं उस दिन उल्टा बताया था ना, यदि क्षेत्र सदिश कहेंगे तो लंबवत कहलाएगा, और यदि हम क्षेत्र सदिश नहीं कहेंगे तो क्या कहलाएगा? समांतर। यहाँ बोलोगे S2 पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है। DS वाला छोड़ दो, है ना। इसमें क्या लिखोगे? S1 पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के, अब ये समांतर है तो उल्टा बोलना है, लंबवत है ना, क्योंकि हम ऐसा देखते हैं उसको। ठीक, और इसमें क्या बोलेंगे? S3 पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर, क्योंकि जो क्षेत्र सदिश है ऐसा है और क्षेत्र ऐसा होता है, क्षेत्र सदिश पर लंब होता है। हाँ, ऊपर वाला समांतर, जहाँ ये लंबवत दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये क्षेत्र सदिश का कोण है। ये क्षेत्र नीचे न है तो क्षेत्र होगा समांतर, लेकिन क्षेत्र सदिश क्या होगा? लंबवत। हम क्षेत्र सदिश की बात यहाँ नहीं करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? समांतर। ये ऐसा मान लो कि ये क्षेत्र है और ये विद्युत क्षेत्र है, ये एक दूसरे के कैसे हैं? समांतर हैं। अब मैं यदि यहाँ पर इसका क्षेत्र सदिश खींचना चाहूँ तो क्षेत्र सदिश कहाँ जाएगा? ऐसे। क्षेत्र सदिश क्षेत्रफल पर क्या होता है? लंबवत होता है। तो कोण बनता है इसके और इसके बीच का 90 डिग्री, लेकिन इसके बीच का कैसा होता है? समांतर। तो जब क्षेत्र बोलेंगे तो वो समांतर होगा,
है ना, और क्षेत्र सदिश बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। तो यहाँ बोलोगे S2, है ना, या कह सकते हो कि वृत्ताकार पृष्ठ। ये कैसा पृष्ठ है, वृत्ताकार। दोनों वृत्ताकार पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के कैसे हैं, समांतर। और जो ये वक्रीय पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के कैसा होता है, लंबवत होता है। ठीक है, तो लास्ट की लाइन अभी दोबारा नहीं पकड़े, थोड़ा गड़बड़ा गया है, तो ध्यान से फिर से सुनना है। चलिए मैं एक बार बोल देता हूँ, फिर आप लोग से बुलवा लेता हूँ तो इसके शब्द बन जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। माना अनंत लंबाई की आवेशित तार है, ठीक है, इसके जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L है। इसके चारों तरफ बेलनाकार गॉसी पृष्ठ की रचना करते हैं, जिसकी त्रिज्या R और लंबाई L है। वृत्ताकार पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हैं, और जो वक्राकार पृष्ठ है या वक्री पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। ठीक है, इतना लिखें। अतः इनके अल्प पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसके नीचे फिर ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। इतना लिखने के बाद उसके अल्प पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब ये सूत्र लगाना है, लेकिन ये सूत्र तीनों के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी लगाना है। तो कैसे लगाएंगे देखना, ध्यान से देखना। ये मैं लिखा d फाई E, ठीक है, इसके लिए लगाना है तो क्या लिख दूं, या पहले वाले के लिए लगा लेता हूं। सूत्र देखो क्या है, E, पहला वाला ये है ना, तो ये क्या लिखूं, E। फिर क्या है उस सूत्र में देखो ds, तो वहां ds के साथ क्या हो जाएगा 1। फिर क्या लिखा है cos। फिर यहां पर देखो E और ds के बीच की भला कितना कोण बनेगा, 0, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में कितना हो गया 0 डिग्री। ठीक है, इसका लिख लिया। S2 का बताओ क्या क्या लिखूं, S2 का देख लेना, ये है ना ds2। हाँ, तो क्या लिखूं E ds2, और cos क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और फिर इसके वाले में लिख दूं तो क्या हो जाएगा E-3 cos, इसमें कितना कोण बन रहा है 90 डिग्री। ये लिख दिया 90 डिग्री। इस तरह से यहाँ पर लिख देना, तीनों को लिख देना। अच्छा, कोई क्रम नहीं है कि आप इसमें S1 S2 आगे पीछे भी लिख सकते हो, तीनों का जोड़ है, कहीं भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर cos 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ बचेगा क्या यार d फाई इक्वल टू, ये क्या हो गया E/ds1। cos 0 का मान तो 1 हो गया, यहाँ फिर लिख देता हूँ प्लस cos 90 का मान 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो गया 0, और उसका भी 0, ये बच गया, है ना। मतलब यहाँ पर आ जाएगा d फाई E बराबर E/ds1। ठीक है, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इस स्टेप को कंप्लीट होने के बाद अब क्या निकालना है, हाँ, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ का निकालने के लिए ऐसा हो जाएगा, इसी को लिखना है, इसी को कॉपी कर देना है, बस d हट जाएगा। तो क्या लिखूं फाई E बराबर E, और ये समाकलन, हाँ ds1, ये समाकलन का चिन्ह है। ये घेरा आप लगाओ चाहे ना लगाओ जरूरी नहीं है, ये घेरा सिर्फ ये बताता है कि ये हम बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं, इसलिए घेरा लगा देते हैं। यदि आप इस तरह से भी कर देते हो, समाकलन का ओरिजिनल चिन्ह ये है, तो ये भी ठीक है। ये किसी बंद आकृति के लिए है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं घेरा। तो इसमें और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इसमें d था, इसमें d हट गया, इसमें जो है समाकलन लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये आगे चलते हैं। फाई E बराबर ये हो जाएगा E। अब ये समाकलन ds1 है, ये S1 है ना, माने वक्र पृष्ठ है इसका, जो अभी मैं लिया था इसकी बात करता हूँ। इसका ये क्या कहलाया, वक्र पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, हाँ, वैसे जो 10वीं पढ़े हो उसमें 2πRh पढ़े हो, है ना, तो उसमें h लेते थे ऊंचाई को, इसमें क्या ले ली हो l, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2πRL। तो यहाँ लिख दूंगा E इंटू 2πRL। अब बगल में आपको लिखना है कि समाकलन dsn बराबर 2πRL बेलन का
वक्र पृष्ठ, इसको बताना है कि कहाँ से आ गया, है ना। अब इसके बाद ये जो आया है इसको हम कैसा समीकरण दे देंगे, पहला 1 नंबर का हो गया, ये काम खत्म हो गया संपूर्ण वाले का। अब क्या लगाना है, गॉस प्रमेय। तो यहाँ सीधे लिख देना है किससे, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय से कैसे करेंगे, जो सूत्र है वही लिख दो, एक लाइन का लिख देना, क्या, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सूत्र लिख दिया। ये कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इन दोनों की तुलना कर देना है। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। तुलना का मतलब ये है कि एक नंबर में देखो ये फाई ई लिखा है, दूसरे नंबर में भी ये फाई ई लिखा है, दोनों बराबर ही हैं, एक ही चीज़ है ना, बस ये दिखते अलग अलग हैं। वैसे है जैसे आपके पास 100 की नोट हो तो 50-50 भी मिलाओगे तो कितना होगा, 100, और 10-10 की 10 ठो मिला लोगे तब भी क्या होगा, 100। देखने में तो अलग अलग हैं लेकिन कीमत उसकी कितनी है, एक है। उसी तरह से दिखने में अलग अलग हैं लेकिन वो बराबर मान के हैं, इसलिए इसको लिख देंगे और बराबर करके इसको लिख देंगे। तो इधर क्या है, ये ई इंटू 2πr_l बराबर यहाँ क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। निकालना क्या था यार, विद्युत क्षेत्र। इस सूत्र में विद्युत क्षेत्र क्या है, E है, तो E निकालना है तो बाकी उधर पक्षांतर करना पड़ेगा। क्या लिख दूं बताओ, E बराबर Q अपॉन 2πr_l एप्सिलॉन नॉट, ये सब कुछ लिख दिया। ये तो पहले से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा था, ये 2πr_l और चला गया, ठीक है। अब इसमें Q/L का मान देखो, अभी पढ़ो ना, Q/L का मान कितना होता है, लैम्डा। तो यहाँ से Q/L हटा देंगे, उसकी जगह क्या लिख देंगे, लैम्डा। E लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r, यहाँ पर बगल में लिखना पड़ेगा कि लैम्डा बराबर क्या होता है, Q अपॉन L, ठीक है। यही सूत्र आ गया है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, बटे में ना, मतलब दूर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो चित्र तो पहले से समझ चुके हो, एक बार इसको कर लेते हैं, कैसे कैसे करोगे दोबारा से, इसके बाद फिर आप लोग करना। हाँ जी, तो बोलो तो अब शब्द बनाओ। हाँ, जिसका आवेशी रेखी आवेश घनत्व Q अपॉन L है। फिर ठीक, वृत्ताकार पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर होते हैं। वक्राकार या वक्री पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। अतः फिर इसमें आ जाओगे, हाँ, अल्प पृष्ठों से कर देना, बहुत सारे पृष्ठ मान लिए ना, अल्प पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। हाँ जी, तो क्या क्या लिखोगे बताओ, यहाँ क्या लिखूं, सूत्र बताओ अब। नहीं, पहले सूत्र यहाँ d∅e, हाँ, इसके लिए बता दो, किसी के लिए भी लिख सकते मैं। हाँ, क्या लिखूं, ds2 लिख दिया, मान लो 2 है मुझे दिखा, मैं बोला ना आगे पीछे कुछ लिख, और cos 90 डिग्री, ये 90 बनेगा। फिर इसमें कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। फिर इसके लिए ऐसा हो गया, ठीक है। हाँ, अब बताओ क्या बचेगा, d∅e बराबर, इनको मन ही मन खत्म कर देना। हाँ, क्या बचेगा, ये वाला है ना, ये क्या बचा, EDS1, ठीक है। बाकी के लिखने की जरूरत नहीं है, ये काम खत्म हो गया। अब क्या लगाओगे, हाँ, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। क्या कर दूं अब बताओ, यहाँ संपूर्ण वाला लिखो, यहाँ पहले बताओ, एक एक पहले बताओ। एक फाई बराबर E समाकलन
ds1। ठीक, अब क्या करूं, ई इंटू इसका मान रख देंगे आए। अच्छा डी क्यों हट गया, देखो डी का मतलब होता है छोटा, अब हम किसका निकाल रहे हैं, संपूर्ण, बड़ा कर देंगे तो डी हट जाएगा, इसलिए हट गया। ठीक है, ये बताता है अल्प पृष्ठ के लिए और ये बताता है किसके, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अब बोलोगे इधर से हटा, इधर क्यों नहीं हटा, है ना, तो ये अगले स्टेप में जब ये हटाएंगे तो ये भी हट जाएगा, जोड़ हो जाएगा। मानी कुल मिला के यहाँ भी यह समाकलन करते हैं, ओरिजिनल में यहाँ भी यह समाकलन होता है। ठीक है, तो जब इसका समाकलन करेंगे तो डी हट जाएगा, इसका भी समाकलन करेंगे तो डी हट जाएगा, तो इधर डायरेक्ट ही हटा देते हैं और इधर अभी सूत्र लगा के हल काटेंगे। ठीक है, ऐसा समाकलन का मतलब होता है जोड़, छोटी छोटी चीज़ों का। तो यहाँ क्या आ जाएगा आप बताओ, 2πrl, बगल में कुछ लिखना होगा, क्या लिखोगे, जो ये है ना इसी का मान तो रखे हो, ds1 बराबर क्या हो गया, 2πrl बराबर क्या हुआ, हाँ बेलन का वक्र पृष्ठ, बस इतना लिख देना। क्या लिखोगे, बेलन का वक्र पृष्ठ। हाँ ये काम खत्म हो गया, इसको मैं कर दूंगा समीकरण 1। अब क्या करना है यार, अगला स्टेप देखो, गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय से क्या है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कैसा हो गया, दूसरा समीकरण। अब क्या करना है, हाँ सीधे तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की क्या हो गई, तुलना करने पर। तुलना में क्या करोगे, हाँ इसको लिखोगे पहले, अब बराबर करके इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 2πrl बराबर क्या हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, हाँ ई भर बचाना है, बाकी सबको भेज देना है। फिर ई बराबर क्या करना है, हाँ Q अपॉन L हटा देना है, इसका क्या हो जाता है, लेमडा, तो लेमडा 2π एप्सिलॉन नॉट r, L तो हट गया, Q L हटा देना है, बगल में लिख देना है कि लेमडा बराबर Q अपॉन L बराबर रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, और ये बताता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है ये दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। देखो इसमें ये सारी चीज़ नियतांक है, इसका संबंध r से ऐसा है, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक चीज़ यदि बढ़ती है तो दूसरी चीज़ क्या होती है, घटती है। क्लियर हो गया, चलिए स्टार्ट कर लीजिए आप लोग।